गांव रामपुर की कच्ची गलियों में मिट्टी और बांस से बनी एक झोपड़ी थी, जहां दो बहनें जूही और जानवी रहती हैं और जिनके माता पिता 15 वर्ष पहले ही इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। दीदी, तुमने देखा ना आज फिर वो काली बिल्ली मुझे घूर रही थी। पता नहीं इस गांव के जानवर भी मुझे देख के डरते हैं या सच में मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गई हूँ। अरे जानवरों को ये सब क्या ही पता होगा पगली। लेकिन तेरी बातें सुनकर लगता है तेरी तारीफ करने वाला कोई और नहीं मिला इस गांव में, इसलिए तो तू खुद ही शुरू हो गई। और सुन, सुंदरता से पेट नहीं भरता। कल सुबह मिट्टी के बर्तन लेके बाजार जाना है। आज तो बर्तन पूरे तैयार हुए ही नहीं। अब जरा काम के बातों पे भी ध्यान दे। तुम हर बार मेरी बातों का मजाक क्यों बनाती हो दीदी? क्या हक नहीं है मुझे थोड़ा हंसने, थोड़ा सपने देखने का? बस काम काम काम, ये घर, ये झोपड़ी, ये फूटी चप्पलें, ये सब कब तक दीदी? हक तो सबका होता है जूही, लेकिन अनाज के सपनों की कोई कीमत नहीं देता। हम जैसे लोग जब तक तो वक़्त की रोटी जोड़ लेते हैं वही जीत है। और हाँ, जब माँ बाबा गए थे तू बहुत छोटी थी, उस दिन से मैं तेरी माँ भी बनी और बाप भी। अब तू मुँह पर, मुझे तुझे इस दुनिया की कठोरता से बचाना है। लेकिन कब तक दीदी? अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, तो किस बात का डर? गांव में बाकी सब लड़कियाँ कितने मजे करते हैं, घूमने जाते हैं, मेला लगे तो मेला देखते हैं। बस एक मैं और तुम ही हैं जो यहाँ घर में ही रहते हैं। अरे नादान मत बन, तुझे कितनी बार समझाऊं, हमारे नसीब में ये सब नहीं है। गांव के अन्य लड़कियों के माँ बाप हैं, उनको वे लोग अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी जिंदगी को खुद ही ठीक करनी होगी ना। यही सब बोलने के थोड़े समय बाद ज्योति अपने काम में लग जाती है। उसी गांव में जमींदार हरिचंद्र और उसका परिवार रहता था। परिवार में था जमींदार, उसकी पत्नी और कुछ ही दिन पहले शहर से लौटा उसका बेटा कार्तिक। जमींदार और जमींदार का बेटा लालची किस्म का था। वे दोनों सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। कार्तिक थोड़ा शरीर से सुंदर लेकिन हवाबाजी करने वाला और घमंडी युवक था। रात को जानवी जूही से रसोई में बोलने लगती है। दीदी, कार्तिक गांव में लौट आया, याद है ना? जो हमारे साथ आम के पेड़ से गिर गया था और फिर तुमने उसे मरहम लगाकर संभाला था। हाँ याद है, पर अब तू उसके बारे में क्यों बोल रही है? वो जमींदार का इकलौता वारिस है। उसकी दुनिया अब हमसे बहुत दूर है। उसके घर के दरवाजे हम जैसे गरीबों के लिए खुले नहीं रहते। और वो कार्तिक, सुनने में आया है कि वह भी अपने लालची पिता की तरह बन गया है, तो उससे कभी मत मिलना। वो बचपन से ही थोड़ा घमंडी था। लेकिन दीदी, वह हमारा बचपन का दोस्त था और वह कितने वर्षों बाद गांव लौटा है। दीदी, क्या सब कुछ बदल जाता है? क्या इंसान धन दौलत से बड़ा बन जाता है? क्या अब रिश्ते भी पैसे से तौले जाते हैं? हम जैसे लोग जानवी दिल से सोचते हैं और वही गलती करते हैं। जिनके पास जमीन, रुतबा और लालच होता है, उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक रास्ता होते हैं, अपने मतलब तक पहुंचने का। बस इतना समझ ले और बाकी बातों से दूर रह। दीदी की सख्ती से जानवी चुप हो जाती है और थोड़े समय बाद दोनों बहनें रात का खाना खाके सोने जाते हैं। अगले दिन जूही सारे मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचने के लिए जाती है और यहाँ जानवी मिट्टी के बर्तन बनाने लायक कुछ मिट्टी एक छोटी सी बाल्टी में लाती हुई रास्ते में कार्तिक से मिलती है। जानवी अब भी वैसी ही हो, उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारी। और तुम्हारी वो बड़ी बहन जूही, वो कैसी है? बहुत दिनों से उससे भी तो नहीं मिला। अभी भी वही गुस्से वाली है या अब शांत हो गई है? अरे नहीं नहीं, दीदी तो हमेशा से ही प्यारी है और वो बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी सख्त थी क्योंकि तुम भी तो बहुत शरारती थे। बचपन के खेल खुद में तो अनबन होता ही है जानवी, लेकिन मैं अब वो पहले वाला शरारती लड़का नहीं हूँ। ये छोड़ो, तुम ये बताओ, इतनी सुंदर कैसे हो गई तुम? अपनी सुंदरता के रहस्य से हमें भी तो बताओ। और तो और, ये सारी में तो और। कार्तिक के मीठी मीठी बातों से जानवी शर्मा जाती है और ऐसे हाथ में मिट्टी की बाल्टी लिए थोड़ी शर्म भी महसूस करती है। और फिर जानवी अपना सिर झुकाए बोलती है, मुझे घर जाना है कार्तिक। दीदी इंतजार कर रही होंगी और मुझे बहुत काम भी है, मैं चलती हूँ। ये बोल के जानवी घर चली जाती है।
घर जाके जानवी देखती है कि जूही बाजार से घर आ गई थी और जानवी को जूही देख के बोली, कहाँ थी इतने देर? और हाँ, मैं देख रही हूँ आज तेरी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। बता जानवी, क्या बात है? हाँ, कार्तिक से मिली थी मैं और जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम हमेशा शक करती हो दीदी, तुम्हें तो कोई अच्छा लग ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा दिल पत्थर जो बन चुका है। लेकिन मैं अब खुद के लिए सोचना चाहती हूँ। मैंने अपनी जवानी तुझ में लगा दी जानवी, माँ बनकर पाला है तुझे। तेरी आंखों में आंसू ना आई इसलिए मैंने अपनी रातें रोते हुए बिताई। अगर मेरी सख्ती तुझे कैद लगती है तो माफ कर देना बहन, लेकिन मुझे डर है कि तुझ से वह सब छिन न जाए जो हमने रेत में बटोर कर बनाया है। और जानवी तो क्या अपने लिए अच्छा सोचना चाहती है जो मैंने तेरे लिए नहीं किया। जूही के ये सब बोलने पर जया चुप हो गई और उसने बात को टालकर बोला, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो ना ये सब। मैं ये मिट्टी रखे रसोई घर में जाती हूँ, दोपहर की सब्जी भी तो बनानी है। और हाँ दीदी, देर से आने के लिए मुझे माफ कर देना। ये बोल के जानवी अपनी दीदी से आंखें चुराकर मिट्टी की बाल्टी रखे घर के भीतर चली जाती है। थोड़े समय बाद रात गहरी हो जाती है। बाहर चांद है और दोनों बहनों के बीच पहली बार दीवार सी खड़ी होती है। दोनों रात को ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। सुबह का वक्त झोपड़ी में हल्की हलचल है। ज्योति आंगन में बर्तनों के लिए मिट्टी तैयार कर रही है। जानवी चुपचाप चारपाई पर बैठी है, आंखें सूजी हुई हैं। थोड़े समय बाद जानवी भी आंगन में आई और जूही के पास खड़ी हो गई। रात को ठीक से नींद आई कि नहीं? सुबह से तुझे देख रही हूँ, आंखें पथरासी गई हैं। कुछ कहना चाहती है क्या? कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कहती भी तो तुम सुनती नहीं दीदी। तुम्हें तो लगता है कि मैं हर समय कोई गलती ही करती रहती हूँ है। नहीं जानवी, तुम मुझे गलत समझ रही है। गलती से ज्यादा मुझे टूटने का डर है। तुझे पता भी है तुम कितनी मासूम है। मैं जानती हूँ तुझे भी गांव के बाकी लड़कियों की तरह घूमने जाने का मन है। तेरी बहुत से सपने हैं, लेकिन जानवी तू कौदी सोच के देख हमारी हालत कैसे है। हमें अपने सपनों से पहले अपने घर के बारे में सोचना होगा। मैं ये जानती हूँ दीदी, लेकिन हमें काम के बीच में भी अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए। पर तुम तो जैसे ये सब भूल ही गई हो। दीदी, मैं घर के काम भी करूंगी और अपने सपनों को भी जीऊंगी। मैं अपने खुद के जीवन में भी ध्यान दूंगी, भले ही तुम इसके लिए राजी हो या नहीं हो। जूही को लगा था कि जानवी आके उसके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी और उनकी परेशानियों को समझेगी, लेकिन जानवी के मन में तो अपने दीदी के लिए गलत भाव घर कर गई है। और ये देख के जूही को बहुत दुख होता है और वो दुखी स्वर में बोलती है, चलो अब तू बड़ी हो गई है, खुद के समझ से ही सब करने लगी है। ठीक है, तुझे जो करना तू कर, लेकिन मुझे घर की ही सोचना होगा। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी के पास नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं इतनी नादान हूँ कि कुछ समझती ही नहीं? मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी दीदी। बस एक बार मुझे अपने दिल की करने दो। जूही अपनी बहन की बातें सुन के चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर अपनी बहन के बेरुखी का छाप पूरा झलक रहा था। जमींदार की हवेली में कार्तिक और उसका पिता बातचीत करते हुए, और बेटा बता क्या चल रहा है? आगे की कुछ सोचा भी या ऐसी ही आवारगी करते रहेगा? पंचायत की चुनाव आने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि मैं भी चुनाव में हिस्सा लूं, लेकिन अगर मैं पंचायत में हिस्सा लूंगा तो मेरे काम को तुझे संभालना पड़ेगा। बाबूजी आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप पंचायत की तैयारी कीजिए, आपके कामकाज मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा पिताजी। और वैसे भी आपके जमीन हथियाने की सारे तरीके तो मैंने सीखी ही है। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अच्छा है, तुझे पता है कि तुझे क्या करना है, लेकिन याद रखना काम में हमेशा लागत कम लगाओ और मुनाफा ज्यादा करो। तू समझ तो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
हाँ हाँ, मैं समझ गया पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहे। कार्तिक अपने पिता से बात करके एक ठंडी हंसी हंसते हुए बाहर आता है। और थोड़े समय बाद संध्या होने के समय कार्तिक गांव में टहलने आता है और रास्ते में जानवी से मुलाकात होती है, जो कि वो भी टहलने आई होती है। अरे जानवी, अच्छा हुआ कि तुम मिल गई, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। क्यों? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे कार्तिक? वो इसलिए, गांव में लोग बहुत सुंदर होते हैं और सुंदर लोगों से मिलना कौन पसंद नहीं करता। कार्तिक की मीठी मीठी बातें सुन के जानवी शर्मा जाती है। सच में कार्तिक, लेकिन मेरी दीदी कहती हैं कि सुंदर होने से घर नहीं चलता है। पहले घर के बारे में सोचो, फिर अपने बारे में। देखो जानवी, तुम्हारी दीदी भी गलत नहीं कहती है। उसने बहुत कम उम्र में ही बहुत से कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारे माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम लोगों को बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के बारे में सोचना ही भूल जाए। खुद के लिए भी सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे घर के परिस्थिति को भी संभाले। जानवी ये सुन के खुश हो जाती है। उसको लगने लगता है कि कार्तिक उसके बारे में अच्छा सोचता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकते हैं और फिर कुछ दोनों ऐसे ही कुछ समय बात करने लगते हैं। लेकिन उनको ऐसे बात करते साथ में घूमते देख गांव की निर्मला काकी देख लेती है और तुरंत जाके जूही को बताती है। अरे बेटी जूही, तुझे पता है जानवी किससे मिलने लगी है? नहीं काकी, किससे मिल रही है वो? आप थोड़ा खुल के बोलिए ना। अरे जूही, उस जमींदार हरिचंद्र के बेटे कार्तिक के साथ बात कर रही थी। मैंने देखा, दोनों बहुत समय से एक दूसरे से हंस के बात कर रहे थे। तू तो जानती ही है जमींदार का परिवार कैसा है। पता नहीं जानवी उनसे क्यों मिलने लगी है। तू उसे मना करना, वे लोग ठीक नहीं है। नहीं काकी, शायद ऐसे ही रास्ते में मुलाकात हो गया होगा। वो उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती है। आपका शुक्रिया यहाँ आके बताने के लिए, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। जूही को सब बातें बताने के बाद निर्मला वहाँ से निकल जाती है। जूही ने निर्मला काकी के सामने खुद को चिंतित नहीं दिखाया, लेकिन वो मन ही मन जानवी से बहुत गुस्सा थी और जानवी के लिए डर भी रही थी। कुछ समय बाद जानवी घर आती है, लेकिन जूही तब उसको कुछ नहीं बोलती है। लेकिन कुछ समय बाद रात को जब दोनों बहनें खाना खा के सोने जाती हैं, तब सोने से पहले जूही जानवी को समझाने की कोशिश करने लगती है। जानवी रुक, अभी सो मत, मेरे पास आके बैठ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। जूही के बुलाने से जानवी आके ज्योति के पास बैठती है। जानवी, मैंने सुना है कि तू आज कार्तिक से मिलने लगी है। तुझे क्या जरूरत पड़ गई उससे मिलने की, जो तू उससे ऐसे गांव में सबके सामने मिलने लगी है? अरे गांव के लोग गलत सोच रहे हैं और बाद में बोलेंगे हम लालच के चलते अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से मिलने लगे हैं। और वो कार्तिक, वो भी इतना ठीक नहीं है। तू क्यों मिल रही है उससे? दीदी, क्या कोई जरूरत होगा तभी किसी से मिलते हैं? तुम्हारी सोच को क्या हो गया है दीदी? और तुम मुझे इतनी सख्त क्यों करने लगी हो? कौन तुम्हारे कान भर रहा है? और हाँ, तुमको कार्तिक से क्या दुश्मनी है जो बार बार तुम उसके बारे में ऐसे बोलते हो? नहीं जानवी, तुम मुझे फिर से गलत समझ रही है। तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं क्या तेरी गैर हो? मैं भी चाहती हूँ तू एक अच्छी जिंदगी जिए और इसलिए तू ये काम कर रही हो। लेकिन जानवी, तुझे भी तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तुझे खुद को समझ होना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैं जानती हूँ दीदी, तुम मेरे भले के लिए ही बोलती हो, लेकिन तुमको लगता है मैं बदल गई हूँ। लेकिन दीदी, बदल तो तुम गई हूँ। पता नहीं इन दिनों तुमको क्या हो गया है, तुम मुझी पर ज्यादा सख्त हो रही हो। और तुम जो ये कह रही हो कार्तिक के बारे में, मैं कार्तिक से मिलने नहीं गई थी। मैं तो बस ऐसे ही टहल रही थी, तभी कार्तिक दिखा। हम बचपन में साथ खेले हैं, तो उससे थोड़ी देर बात की, तो इसमें क्या गलत हो गया? बात सही या गलत की नहीं है। गांव में सब जानते हैं कि कार्तिक का परिवार कैसा है। उसका पिता बहुत लालची इंसान है। उन्होंने बहुत से गरीब गांव वालों के साथ अन्याय किया है और मैं जानती हूँ कार्तिक भी वैसा ही है। दीदी, तुम क्यों ऐसे बार बार बोल रही हो? तुमने कितने समय बाद कार्तिक को देखा है, तो तुमको कैसे पता चला कि कार्तिक बुरा है? और हाँ दीदी, तुम जो उसे बुरा बोल रहे हो, पता है वो तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता, उल्टा तुम्हारी तारीफ करता है वो। लेकिन जानवी, तू समझ क्या पता उसका कुछ चाल हो। दीदी, बस तुम ये बेकार की बातें सुनाने के लिए मुझे सोने से रोक के रखा है। बंद करो कार्तिक के बारे में बात करना। मैं बस उससे मिली थी, उससे ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं है उसके साथ। अब मुझे सोने दो
और तुम भी सो जाओ दीदी, सुबह तुमको मिट्टी के बर्तन बाजार भी तो ले जाने हैं। ये बोल के जानवी बेरुखी से अपने दीदी से बात करके सोने जाती है। लेकिन जूही जानवी की ऐसी बर्ताव को देख के दुखी होती है। जूही को लगता है कि शायद जानवी कार्तिक से मन ही मन प्रेम करती है और उसके जाल में फंस चुकी है। यही सब सोच सोचकर जूही दुखी मन से सोने की कोशिश करती है। अगले दिन जूही को अपने गांव के बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचते देखा। तभी कहीं से कार्तिक आता हुआ दिखाई दिया। अरे जूही, कहाँ थी तुम? जब से शहर से आया हूँ तुमसे मुलाकात हुई ही नहीं। इतनी व्यस्त कहाँ थी तुम? और कहाँ रहूंगी, मुझे तो यही सब काम करना होता है, तुम्हारे तरह नहीं जो अपने पिता के बल पर यहाँ वहाँ घूमते रहूं। वाह, तुम तो अभी भी वैसी ही हो, गुस्से वाली नकचरी सी। अरे अपने बचपन के दोस्तों से कोई ऐसे बात करते हैं क्या? भूल गई तुम? बचपन में हम लोगों के साथ खेलते थे, कितने अच्छे दोस्त थे हम सब। कैसा दोस्त कार्तिक, तुम तो बचपन से ही घमंडी थे। तुम तो बस अपने पिता के अमीरी का कारनामा दिखाने आते थे और हमारी गरीबी पर हंसते थे। तुमने हमारे साथ कभी दोस्त की तरह बर्ताव नहीं किया। तुम तो तुम्हारे पिता की सोच की तरह हमें भी नौकर ही समझते थे। तो अब ये दोस्त होने का दिखावा क्यों? अरे ज्योति, तुम्हारी जबान तो और भी तेज हो गई है। कितना कुछ सुना दिया तुमने। मैं तो बस एक दोस्त की तरह तुमसे मिलने आया था। छोड़ो कार्तिक, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम यहाँ पहले की तरह हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो और तुम्हारे जैसे लोग कभी किसी से बिना स्वार्थ के बात ही नहीं करते। और हाँ, तुम मेरी बहन से भी दूर रहना। उसके भोलेपन का फायदा मत उठाओ, तुम उससे मिलने छोड़ दो। जूही कार्तिक पे गुस्सा थी क्योंकि उसे पता था कि कार्तिक अपने फायदे के लिए उसकी बहन को अपने जाल में फंसा रहा था और इसलिए जूही ने कार्तिक को देखते ही बहुत कुछ सुना दिया था। और कार्तिक भी जूही को जानवी और उसके मिलने के बारे में पता देख चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। दीदी, तुमको मेरी खुशियों से क्या तकलीफ है? तुमने तो आज हद कर दी दीदी। तुमको पता है कि कार्तिक मेरा अच्छा दोस्त है, फिर भी आज उसको इतना कुछ सुना दिया और तो और मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। जानवी के मुझसे अचानक ये सब सुन के जूही समझ जाती है कि कार्तिक ने ही उसकी कान भरे हैं। वाह जानवी, अब तू उस कार्तिक के लिए मुझसे झगड़ा करेगी? मैं जो तेरे और इस घर के लिए दिन रात मेहनत कर रही हो और वो कार्तिक जो अपने फायदे के लिए तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, आज मेरे से ज्यादा वो तेरे लिए मायने रखने लगा है। सही है जानवी, अच्छा सिला दिया तूने अपनी बहन की प्यार का। अरे जाओ दीदी, कैसा प्यार? तुम तो हर समय मुझे अपने कैद में रखना चाहती हो। तुम तो बस मुझसे प्यार करने का दिखावा करती हो। और हाँ, तुम्हारे पास कोई तुम्हें पसंद करने वाला दोस्त नहीं है ना, इसलिए तुम मुझसे जलती हो, सब पता है मुझे। जानवी की दिल दुखाने वाली बातों से जूही को बहुत दुख होता है और वो जानवी से दुखी स्वर में बोलती है। ठीक है बहन, आज से तुझे कुछ नहीं कहूंगी। आज से तेरे रास्ते अलग और मेरे अलग। तुझे समझती है कि मैं तेरी खुशियों की दुश्मन हूँ। ठीक है, तुझे जो समझना है समझ, मैं अब से तुझे कुछ नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, मुझे भी अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरे पास मेरे अच्छे सोचने वाले लोग हैं, तुम अपना देखो दीदी। यही सब बात करके जानवी अपना मुंह मोड़ लेती है। लेकिन जूही को अपने बहन की नासमझ को देख बहुत दुख होता है और जानवी की बातों से वो टूट सी जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। पहले जो दोनों बहनों में प्यार था, अब वो मानो कहीं खो सी गई थी। अब दोनों बहनों में ठीक से बात भी नहीं होती थी। जानवी की कार्तिक के साथ साथ उसके परिवार के साथ भी अच्छा रिश्ता बनने लगा था। वो अब कार्तिक के घर भी आने जाने लगी थी। जानवी अब अपने दीदी से ज्यादा कार्तिक के परिवार के साथ खुश रहने लगी थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कितने बड़े साजिश का शिकार बन चुकी थी। ऐसे ही जब एक दिन जानवी कार्तिक के घर जाती है और कार्तिक की माँ उसको घर के भीतर ले जाती है, तब जानवी देखती है कि अरे कार्तिक बेटा, मान गया तुझे। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे पीछे तूने कामकाज को अच्छे से संभाला है और साथ में जमीन के लिए उस बेवकूफ जानवी को भी अपने जाल में फंसा लिया है। अब तो उनकी जमीन हमारे नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा, अच्छा होता तू उस जूही को अपने बातों के जाल में फंसा लेता है, क्योंकि वो बड़ी है तो जमीन का हक उसकी ही ज्यादा होगा। अच्छा सही है, ऐसे ही लगा रहा और फिर कुछ समय बाद वो जमीन अपना। उधर खड़ी जानवी जब कार्तिक और उसके पिता के मुंह से उनके बीच के बातों को सुनती है तो जानवी को बहुत गुस्सा आता है और उसने जो अपने मूर्खता के चलते अपने बड़ी बहन से गलत तरीके से बात की थी, उसको सोच के जया की आंखें भर आईं। लेकिन वो इस समय भावुक ना होके तुरंत कार्तिक और उसके पिता के सामने आ जाती है
और गुस्से में बोलती है। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अरे, मैं तो तुम लोगों को अपना मानती थी। तुम लोगों के लिए मैंने अपनी माँ जैसी दीदी से झगड़ा कर लिया और बदले में तुम लोगों ने मुझे ये सिला दिया। तुम लोग कितने घटिया हो। तुम्हारे लिए इंसान की भावना बस एक खेल है, लेकिन याद रखना, भगवान जरूर इसका न्याय करेंगे। जैसे आज मुझे मिला है अपनी दीदी का दिल दुखाने की सजा। जानवी के ऐसे अचानक से सामने आके ये सब बोलने से दोनों बाप बेटे असंबित रह जाते हैं और फिर कार्तिक घबराई हुई आवाज में बोलता है, नहीं नहीं जानवी, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। अब बस कार्तिक हो गया। तुम लोगों का जितना खेल खेलना था खेल लिया। अब तुम लोगों के पापों का घड़ा भर सुखा है। बहुत जल्द तुम लोगों की पापों की सजा तुमको भगवान देंगे। ये मेरी दिल से तुम लोगों के लिए बद हुआ है। तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। जैसे तुम लोगों के वजह से मुझे और मेरी दीदी को दुख पहुंचा है, वैसे ही तुम लोग भी दुख में तड़पोगे। मैं तुम लोगों का फैसला भगवान पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझ में तुम लोगों से लड़ने की ताकत नहीं। ये सब बोल के जानवी गुस्से में वहाँ से चली आती है। और जानवी के ऐसे गुस्से भरे बर्ताव से दोनों बाप बेटे के चेहरे पर अपनी इज्जत गंवाने का डर झलकता है और इतने दिनों की मेहनत बेकार जाने का भी गम साफ दिखता है। यहाँ जूही के दोपहर को घर आने के बाद जानवी अपने दीदी से किए गए बुरे बर्ताव की माफी मांगने लगती है। दीदी, मुझे तुम माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपने बातों से बहुत दुखाया है। मैं अब समझ गई हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती थी। आज अगर मैं अपनी आँखों से कार्तिक की सच्चाई नहीं देखती तो हमेशा आपको ही गलत समझती, लेकिन भगवान ने मुझे उनकी सच्चाई दिखाकर सही रास्ता दिखा दिया। दीदी, मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। जानवी को ऐसे दुखी देखकर ज्योति बहुत दुख होता है और वो अपनी छोटी बहन को प्यार से बोलती है, अरे नहीं पगली, अपनी बहन से भी कोई माफी मांगता है क्या? तू तो मेरी अपनी है। अब तुझसे क्या नाराजगी रखूंगी। बस तू हमेशा मेरी बात मानना। मैं तुझे हमेशा इस दुनिया के गलत लोगों से रक्षा करूंगी। तुम बहुत महान हो दीदी। मेरे इतना दुख देने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। दीदी, अब हमेशा इस मिट्टी के घर में मेहनत करके खुश रहेंगे। दीदी, मैं अब कभी भी अपने हैसियत से बड़े सपने नहीं देखूंगी। हाँ जानवी, ये मिट्टी का घर ही हमारी पूरी दुनिया है। इसी में हमारी खुशियाँ, हमारी माँ बाबूजी की यादें हैं। ठीक है दीदी, अब हम दोनों फिर से नई शुरुआत करेंगे और अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश रहेंगे। और दीदी, मैं कार्तिक जैसे लोगों से भी बहुत दूर रहूंगी। उसके जैसे लोग हम जैसे अनाथों को लूटने के फिराक में रहते हैं। हाँ जानवी, हम ऐसा ही करेंगे। और तू कार्तिक जैसे लोगों की फिक्र मत कर। वे लोग जो हम दो अनाथों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, भगवान उन लोगों के साथ ही बुरा करेंगे। देख लेना तू, एक दिन वे लोग जरूर हमसे माफी की गुहार लेके हमारे पास। यही सब बात करके दोनों बहनों के बीच सुलह होता है और वे खुशी से एक दूसरे की हाथ पकड़ते हैं और इसी मिट्टी के घर में खुशी खुशी आने वाले अच्छे दिनों की कामना करते हैं।